चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें जो डिस्कस करना है बाबू, हमारा लेक्चर है इसका, हाँ, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अच्छा, ऑनेस्टली एकदम टू बी ऑनेस्ट, आप में से कितने बच्चों को ये टॉपिक अच्छे से नहीं आता? टू बी ऑनेस्ट, भारी मात्राओं में जनसंख्या है ना, भारी मात्राओं में लोगों को नहीं आता। आपको चौधरी जी ना, खत्म, भूल गई, पहली बार ही पढ़ रहे हो। चलो ठीक है, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, ठीक है, कि आपको ये चीज जो है हाफ एन आवर में क्लियर हो जाएगा, सिर्फ आधे घंटे में, 100%। पहली क्लास है आपकी आज? पहले भी आए हो आप? पहले भी नहीं आए हो और पहली क्लास भी नहीं है? अच्छा, चलो ठीक है, होता है नर्वसनेस में जब टीचर कुछ पूछता है ना, पहली बार अनएक्सपेक्टेडली कुछ पूछता है तो अंड का संड बोला जाता है मुझसे। चलिए ठीक है, लास्ट टॉपिक रिवाइज करते हैं एक बार फटाफट से, एक बार क्विक रिकैप मारते हैं। लास्ट कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ठीक है? कल की क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया, सबसे पहले हमारे रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है, हमारा रेस्पिरेटरी जो पार्ट है वो दो हिस्से में डिवाइडेड था। पहला कंडक्टिंग जोन और दूसरा रेस्पिरेटरी जोन। बेटा हाथ नीचे कर ले वरना नींद आ जाएगा। पता है नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, ये एक ऐसा टेक्निक है ना, अगर आप यूं कर लो या यूं कर लो या फिर ऐसे कर लो, ऑटोमेटिक सा नींद आ जाएगा। प्लीज सीरियसली आपको भी ट्राई करना। सुस्ती पंथी आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे कि बहुत रिलैक्स हो गए आप। और पढ़ाई रिलैक्स का चीज थोड़ी ना है। जो पढ़ाई रिलैक्समेंट में हो जाए वो पढ़ाई कहाँ? पढ़ाई का मतलब है कष्ट, पसीने आते रहे, एसी वेसी बंद करो। मैं तो कहता हूँ सब एकदम लाइट बस ऑन करो, दिखना भी तो चाहिए ना, नहीं तब इतना भी कष्ट नहीं कि अब तुम आंखें यूं करके देखना पड़ जाए, ठीक है? तो ये चीजें ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो मैकेनिज्म की हम बात कर, हाँ उससे पहले तो हमने कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन देखा। कंडक्टिंग जोन में देखा बेटा, कंडक्टिंग जोन का हमारे 4 मेजर काम हुआ करते थे। पहला काम था उसका कि कंडक्शन ऑफ एयर, दूसरा काम था बच्चा हाँ ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना, तीसरा टेम्परेचर और चौथा फिल्टरेशन, डस्ट पार्टिकल वगैरह से फिल्टर करके करता, बात खत्म है। अच्छा, कंडक्टिंग जोन कहां से कहां तक होता है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक हमारा कंडक्टिंग होता है। और रेस्पिरेटरी हमारा बस एल्वेलाई और उसके डक्ट्स छोटे से, बस उतनी सी बात होती है, कहानी खत्म हो जाता है हमारा। उसके बाद हमने देखा कि एल्वेलाई जो है वो किस तरीके से ब्लड वेसल जो कि हमारे पास जो हमारे पास वीनस ब्लड वेसल है उससे किस तरीके से कनेक्शन में बिल्डेड है। तो हमारे पास देखा हमने 3 लेयर्स की स्टडी करी। पहला लेयर था हमारे पास सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, दूसरा था हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन और तीसरा था हमारे पास एंडोथेसियम। अच्छा एक बात बताओ, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सा टिश्यू अवेलेबल था? सिंपल कोलुमिनार सूडोस्टैटिफाइड, ये पूरा नाम बोलोगे ना आप, ठीक है? अच्छा, इस वजह से ही क्या नहीं हो पा रहा था? डिफ्यूजन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इतना मोटा है ना कि डिफ्यूजन नहीं हो पा रहा है। और उसी मोटे लेयर में कुछ सेल्स पाए जाते थे, गॉबलेट सेल्स, और कुछ प्रोजेक्शंस पाए जाते थे, सीलिया। मूवमेंट कैसा करते थे? अपवर्ड। सारी बातें हो गई थी हमारी। उसके बाद हमने देखा कि हमारे एल्वेलाई के अंदर 3 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं बेटा। टाइप 1 नीमोसाइट सेल्स, टाइप 2 सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम और तीसरा मास्ट सेल जो कि मैक्रोफेज इन नेचर था। आपको मैं, हाँ बिल्कुल, डस्ट सेल। उसके बाद हमने देखा, सॉरी मास्ट सेल बोल दिया क्या मैंने? ओ मैक्रोफेज, डस्ट सेल, ओके। उसके बाद हमने देखा कि न्यूमोसाइट जो था वो रिलीज करता है स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल लिपिड जिसको हम बोलते हैं लेसिथिन। क्या करता था वो? सर्फेक्टेंट को मेंटेन करके रखने का काम करता था, ठीक है? अगर किसी इंसान के अंदर सर्फेक्टेंट वो लेसिथिन की कमी हो जाती है किसी बच्चे के अंदर, तो लंग उसका इन्फ्लेट नहीं हो पाएगा। अच्छा, उसका नेचर क्या होता था? फॉस्फोलिपिड का बना था। ये सर मैं लिखवाया नहीं है, नोट कर लेना, फॉस्फोलिपिड का मिलके बना होता था। कौन? लेसिथिन आपका, ठीक है, फॉस्फोलिपिड। अच्छा, कितने नंबर्स होते थे एल्वियोलाई के? 300 मिलियंस, 300 मिलियन, ठीक है? लिखवाया था कल मैंने ना, 30 तो नहीं लिखवाया है, उसको 300 कर लो, हाँ वो चेंज थोड़ा सा, 30 बोल दिया। 300 मिलियंस, 3 के बाद डबल 0 लगाना। ये एल्वियोलाई के नंबर हैं आपके, 300 मिलियंस, ठीक है? बिलियंस नहीं है, मिलियंस है। चलिए, तो ये बात भी अपने आपको पता है, अगर हम पूरे एल्वेलाई को निकाल के अगर उसको सरफेस पे बिछाएंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा? 80 से 100, मतलब समझ रहे हो, एक टेनिस कोर्ट जैसा, एक टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट समझते हो? अरे जहां पे टेनिस खेलते हो, अरे टेनिस कोर्ट नहीं जानते हो तुम,
बैडमिंटन कोर्ट जानते हो, रैकेट जहाँ खेलते हैं, तो वो वैसे ही समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा होता है, अगर हम पूरे एल्वुलाई को लेके बिछा देंगे तो सोचो उसके सरफेस को खोल खोल के, इतना बड़ा एरिया हमारे लंग्स में कॉम्पैक्ट रूप में अरेंज्ड है। चलो ठीक है, वो सारी बातें हो गई थी। उसके बाद हमने स्टार्ट किया वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी टॉपिक में। वॉल्यूम्स हमने बताया कि वॉल्यूम्स हमारे पास मेजरली 4 प्रकार के होते हैं, टाइडल, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। फोर्सफुली जब हम बात करते हैं तो हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करते हैं और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करते हैं। जब नॉर्मल बात करते हैं भैया तो टाइडल की बात करते हैं, और जब कुछ भी बात नहीं करते, जो सेप पड़ा हुआ है, तो वो आरवी रेसिडुअल की बात करते हैं। फिर हम आए कैपेसिटी के अंदर। कैपेसिटी हमारे 5 प्रकार के थे। पहला आईसी, दूसरा ईसी, तीसरा एफआरसी, चौथा वीसी और पांचवा टीएलसी। टीएलसी आईसी फुल फॉर्म इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इंक्लूड्स क्या, टीवी प्लस आईआरवी। ईसी टीवी, हाँ एक्सपिरेटरी जो कैपेसिटी होता है, हाँ ईवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी। ओके, एफआरसी ईआरवी प्लस आरवी, हाँ ईआरवी होगा, आईआरवी मत बोलना। ओके, वीसी क्या होता है, टीवी आईआरवी ईआरवी। ओके, उसके बाद हमारे पास आखिरी कौन सा था, टीएलसी। उसमें सब रेसिडुअल को भी ऐड कर दो तो टोटल आ जाया करता था। वैल्यू का ट्रिक क्या बताया था, आरवी में 1200 ml, ठीक है। 500 होता है आपका टीवी, बिल्कुल 500 में गुना 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ईआरवी 1000 के आसपास, और अगर 3 गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आईआरवी 3000 ml के आसपास, ठीक है। तो कल की हमारी सभा यहीं समाप्त हो गई थी, फिर हमने क्वेश्चंस लगाए थे। आज हम मैकेनिज्म को डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा सिर्फ मैकेनिज्म चलेगा और फिर हम लोग क्लास के बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे मैकेनिज्म के रिलेटेड। ओके, सो आप तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। देखिए बाबू, सबसे पहले मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाहता हूं मैं आपको, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। देखिए, कभी भी किसी भी चीज का मूवमेंट आपको कराना है, कभी भी किसी भी चीज का अगर मूवमेंट आपको कराना है तो आपको कंसंट्रेशन का ध्यान बहुत इंपॉर्टेंटली रखना पड़ेगा। आपको एग्जांपल, एक सिचुएशन देता हूं मैं, बहुत सिंपल सिचुएशन है, फील करना। मैं कहता हूं यहां पे 2 क्लास है, एक में आप जो बैठे हो और एक जो साथ वाली क्लास है, उसको एग्जांपल में ले लेते हैं। अब जो साथ वाली क्लास में उसमें 500 बच्चे बैठे हैं और आपके क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं। आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि बताओ आपको मूव करना है, तो वो बच्चे मूव करके यहां आना पसंद करेंगे, आप मूव करके वहां जाना पसंद करोगे? एकदम कॉमन सेंस की बात है। तो मूवमेंट हमेशा हमेशा इन सेंस की मैक्सिमम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, जब खुद करना हो तो। लेकिन जबरदस्ती करवाना है तो आप तो कहीं भी करवाओ, तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप ढकेल दो तो चला जाएगा बच्चा, क्या कर लोगे आप। लेकिन अगर आप वो चाहते हो काम सेल्फ हो, सेल्फ का मतलब क्या होता है, ऑटो, सेल्फ ऑटोनोमिकली हो। एक थर्मोडायनेमिक्स में एक शब्द होता है, जहां पे कोई काम अगर सेल्फ होता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ ऑटो तो ठीक है, कुछ और भी बोलते हैं वहां पे। नहीं, एक्सटेंसिव इंटेंसिव अलग चीज है। फिजिबल नहीं, फिजिबल हो सकता, हाँ फिजिबल एक टर्म है। एक और थोड़ा हिंट गेस करो, वो इक्वेशन याद है आपको, डेल्टा एच डेल्टा टी और एस वाला इक्वेशन, एंट्रोपी हाँ वाला इक्वेशन याद है? हाँ नहीं 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 नहीं, वो नहीं, अरे थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, एंट्रोपी वाला इक्वेशन, एंट्रोपी बोलते हैं। वेरी गुड, ये वाला रैंडम मूवमेंट एंट्रोपी, ये सब था, एंट्रोपी फिजिबिलिटी, ठीक। हाँ, डेल्टा एस इक्वल्स टू, नहीं डेल्टा जी इक्वल्स टू, जो गिव्स फ्री एनर्जी हुआ करता था, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसमें एच क्या था, इंथैल्पी था, ठीक है। चलिए वो बात केमिस्ट्री की थी, बट मैंने यहाँ पे चूंकि बात है तो मैंने आपसे पूछ लिया सवाल, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, तो ये मूवमेंट होता है, तो होता क्या है बाबू, बहुत आसानी से समझिए इस चीज को। हमारे बॉडी में अगर हमें गैस का मूवमेंट कराना है, हम चाहते हैं भाई हमारे शरीर में काश ऑक्सीजन आ जाए और हमारे शरीर से CO2 चला जाए, लेकिन ये हमारे चाहने से नहीं होगा। हम चाहेंगे, हमारा कोई बटन बॉडी में नहीं दिया गया है कि इस बटन को दबाया तो अपने आप O2 आ जाएगा और CO2 निकल जाएगा। हमारे बॉडी में ऐसा कोई फीचर अपग्रेडेड या अपडेटेड नहीं है। तो फिर क्या कर सकते हैं भैया? तो भैया हम ये कर सकते हैं कि हम प्रेशर को तो अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते, और आपको पता है मूवमेंट तभी संभव है जब प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। बिना प्रेशर के डिफरेंस से आप मूवमेंट नहीं करा सकते अपने शरीर के अंदर। तो भैया प्रेशर से हम नहीं खेल सकते। मतलब अगर हमें ऑक्सीजन को अंदर बुलाना है तो हमें पता है बाहर ऑक्सीजन को ज्यादा रखना पड़ेगा और अंदर कम करना पड़ेगा। बाहर ज्यादा होगा भैया, अंदर कम होगा, तभी तो 500 बच्चे इस क्लास में आ पाएंगे।
तभी तो वो ऑक्सीजन आपके बॉडी में आ पाएगा। लेकिन आपके औकात में दोनों काम नहीं है, ना आप बाहर के ऑक्सीजन को ज्यादा कर सकते हो उसके प्रेशर को, और ना अपने अंदर के प्रेशर को कम कर सकते हो। मतलब प्रेशर का खेल आप नहीं खेल सकते। हम इंसानों के बस में या किसी भी एनिमल के बस में प्रेशर का खेल तो कंट्रोल में नहीं है हमारे। या फिर अगर मैं CO2 की बात करूं तो आपको CO2 को अंदर से बाहर निकालना है, तो आपको अपने अंदर CO2 ज्यादा करना पड़ेगा ना बच्चा, उसके कॉन्सेंट्रेशन को, प्रेशर ग्रेडियंट को, तभी तो आपका CO2 यहां से निकल के बाहर जा पाएगा। तो वो भी खेल हम नहीं खेल सकते। मतलब ह्यूमन मैं यहां ह्यूमन की ही बात करेंगे तो ह्यूमन कैनॉट मैनिपुलेट और कंट्रोल प्रेशर ग्रेडियंट डायरेक्टली वो नहीं कर सकता भाई। प्रेशर से वो खेल ही नहीं सकता। और ना हमारे बॉडी में कोई ऐसा स्विच बोर्ड लगा हुआ है या ऐसा कोई मशीन, रोबोटिक मशीन हमारे बॉडी में कि दबाया तो प्रेशर चेंज हुआ तो अंदर का बाहर, बाहर का अंदर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर नेचर ने क्या कहा? नेचर ने कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन दिया ना अपने को, और वो क्या दिया वो देखते हैं। नेचर ने कहा कि भाई अगर बेटा तू प्रेशर से नहीं खेल सकता तो ले तू वॉल्यूम से खेल ले। किससे खेल? वॉल्यूम से खेल। क्योंकि वॉल्यूम से अगर तू खेल सकता है तो तू प्रेशर से आसानी से खेल लेगा। ये नेचर ने कहा। बहुत अच्छी बात कही नेचर ने। क्या से खेल बेटा? वॉल्यूम से खेल, क्योंकि प्रेशर तो तेरे खेल की बस की बात नहीं है। अब इसी दौरान एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था चार्ल्स ताऊ। ये हमारे ताऊ जी हैं, आप सबके ताऊ जी हैं, क्योंकि साइंस में इनका बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने गैसियस लॉ दिया था। अगर आपको गैसियस लॉ याद है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगैड्रो लॉ, गे-लुसैक लॉ, अरे केमिस्ट्री में था यार, कुछ याद तो आ रहा ना इनके नाम, भले इनके काम याद नहीं, नाम तो याद है ना आपको, एनफ है। तो चार्ल्स ताऊ जो थे हमारे, चार्ल्स ताऊ जी, इन्होंने क्या बात कही वो बात मैं समझाता हूं। इन्होंने कहा कि बेटा प्रेशर जो है ना वो वॉल्यूम के हमेशा इनवर्सली रिलेशन में रहेगा। ये बात कहे थे, किसने कही थी? चार्ल्स ने, अपने गैसियस लॉ के अंदर। और इन्हीं सब लॉ को मिला के हमारा एक गैस लॉ बना था, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू nRT। P1 V1 इक्वल्स टू, याद आ रहा है आपको? जिसमें N क्या था? नंबर ऑफ मोल्स, R क्या था? गैस कांस्टेंट, T क्या था? टेम्परेचर, P क्या था? प्रेशर, V क्या था? वॉल्यूम। इन्हीं को मिला के तो आइडियल गैस इक्वेशन बना था बच्चा। आई बात समझ? तो उन्हीं में चार्ल्स लॉ तो थे। अब देखो बायोलॉजी में भी केमिस्ट्री आ रहा है बच्चा, बिना केमिस्ट्री के बायोलॉजी तो संभव ही नहीं है। अब आज तक तो आपको लगता था कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही तो सिर्फ बायोलॉजी में आती है। आज देखो फिजिकल केमिस्ट्री भी आपका बायोलॉजी में आ गया। अब चार्ल्स लॉ अगर जिसको पता ना हो उसको ये चीज समझा ही नहीं सकता कोई भी इंसान। ना, बॉयल्स लॉ अलग है। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है बताओ? कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर। हाँ देखो मैं बताता हूं, सुनो, हमारे पास बॉयल्स लॉ होता है। बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करता है। चार्ल्स लॉ, अच्छा एक सेकंड मैंने उल्टा लिख दिया, सच कह रहा है ये, बॉयल्स लॉ होगा। ओके, हाँ ठीक है। ओहो चार्ल्स लॉ आगे है, ठीक है ओके करेक्ट, बॉयल्स लॉ है। हाँ बॉयल्स लॉ जी, ठीक है। चार्ल्स कहता है कांस्टेंट प्रेशर की बात, और गे-लुसैक जी हैं वो कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या कहता है कि प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के क्या होगा? इनवर्सली होता है। चार्ल्स क्या कहता है? प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली होगा। और गे-लुसैक जो है वॉल्यूम कांस्टेंट पे क्या बोलता है कि प्रेशर टेम्परेचर के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये इक्वेशंस थे हमारे, ठीक है। और इनको मिला के, वेरी गुड सही पकड़ा, वो मैं पता नहीं चार्ल्स में कंफ्यूज हो गया, एक्चुअली यहां पे बॉयल्स लॉ होगा। वेरी गुड सही पकड़े। तो बॉयल्स लॉ ये जो बात होती है किस पे होती है? कांस्टेंट, किस पे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। तो चलो हमें जो है कंसेप्ट पे ध्यान देना है। कंसेप्ट क्या कहता है बेटा कि प्रेशर जब भी बढ़ेगा आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा वहां पे? कम। और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा। मतलब एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली घट जाएगा, और एक बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली घट जाएगा। ये वाला कंसेप्ट यहां पे अप्लाई होता है। अब देखो, तो नेचर ने हमें प्रेशर से खेलना तो नहीं सिखाया, लेकिन नेचर ने हमें वॉल्यूम को मैनिपुलेट करना सिखा दिया था। अब देखो क्या करेंगे। अब थोड़ा लॉजिकली आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये मैकेनिज्म टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन आधे घंटा टाइम दो मुझे सिखाना आपको। देखो, बाहर प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा करना है अपने को बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा करना है, तभी वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में आ पाएगा। तो बाहर ज्यादा करना है तो अंदर क्या करना पड़ेगा? कम। लेकिन अपन बाहर ज्यादा नहीं कर सकते, तो बाहर अगर इतना है प्रेशर तो हमको इतना करना पड़ेगा, बोलो।
और हमको अगर बाहर से ज्यादा करना है तो हमको इतना करना पड़ेगा, मतलब हम अपने आप को इसके हिसाब से नीचे या ऊपर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि इसको इस तरह कर दे तो यह संभव नहीं है, या हम चाहें कि इसको इससे ऊपर कर दे तो यह संभव नहीं है। तो यह तो बेटा फिक्स है, हम अपने हिसाब से ऊपर नीचे चीजों को कर सकते हैं, और वो भी प्रेशर को नहीं, वॉल्यूम को। तो बाहर अगर प्रेशर ज्यादा है तो अंदर प्रेशर कम करना पड़ेगा, और अंदर प्रेशर कम करने के लिए अंदर वॉल्यूम को ज्यादा करना पड़ेगा। बस ये लॉजिक था। अब लॉजिक समझ में आया? तो अपन प्रेशर से नहीं खेलेंगे भाई, हम वॉल्यूम से खेलेंगे। हम अगर अंदर का वॉल्यूम ज्यादा कर दिए तो अंदर का प्रेशर कम हो गया, तो अगर वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम, बाहर प्रेशर ऑटोमेटिक ज्यादा है तो गैस अंदर मूव हो जाएगा। मतलब आप जब सांसें लेते हो, इंस्पिरेशन करते हो, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, और प्रेशर और बाहर प्रेशर तो मूवमेंट। बस लॉजिक समाप्त। आया समझ में? अब इस चीज को रिवर्सली पढ़ लेते हैं। अब मैं कहता हूं मुझे CO2 को अपने शरीर से बाहर निकालना है भाई, तो अंदर ज्यादा करना पड़ेगा प्रेशर, और अंदर अगर प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम को कम, तो वॉल्यूम कम, तो वॉल्यूम कम तो तभी हो जब चीजें सिकुड़ जाएंगी आपस में, जगह कम हो जाएगा। तो प्रेशर ज्यादा, और प्रेशर ज्यादा तो चीजें निकल के बाहर जानी स्टार्ट। बॉटल है किसी के पास? देखो दिखाता हूं। देखो ये हमारा लंग्स है बेटा, लेट सपोज ये हमारा लंग्स है। अभी इसके पास क्या है ना, कोई प्रेशर नहीं है। हाँ वॉल्यूम तो दिख रहा होगा जिसमें पानी भरा हुआ है, लीटर में है पानी या जो भी है वॉल्यूम में है। अब अगर देखो मैं कहता हूं अभी वॉल्यूम इसका स्टैटिक है, बट देखो मैं अगर प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो ये बोतल पिचक रहा है, तो पिचक रहा है तो इसका वॉल्यूम घट रहा है, इसकी औकात कम हो रही है। अगर ये पानी यहां तक फिल होता ना, और अगर मैं यूं कर रहा होता ऐसे, तो ये पानी निकल जाता। क्यों निकल जाता? क्योंकि पानी के जगह को हमने कम कर दिया, तो पानी मजबूरन बॉटल से बाहर आ जाएगा। तो पानी का जगह अगर कम हुआ तो वॉल्यूम कम हुआ, और वॉल्यूम कम क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने इसके ऊपर क्या लगाना स्टार्ट कर दिया बेटा, प्रेशर। देखो अब मैंने थोड़ा प्रेशर लगाया, बोतल का पानी गिर गया। मतलब जितना पानी गिरा उतना वॉल्यूम यहां पर डिक्रीज हो गया। समझे मेरी बात को? ये प्रेशर और वॉल्यूम का खेल आपको समझ में आना चाहिए। प्रैक्टिकली चीजों को फील करो। साइंस इज अ काइंड ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। आप उसको इमेजिनेशन पे बहुत ज्यादा अच्छा से नहीं समझ सकते। रट्टा मारो, कितना रट्टा मार लोगे? एक दो चैप्टर का कंटेंट थोड़ी ना यार, कितने हजारों टॉपिक्स, कितने हजार जो है हजारों में इसके लाइंस हैं। तो प्रैक्टिकली फील करो चीजों को। समझ आई बात? तो भैया हमने यार अभी तक की आपकी बातों में यही समझना है कि हम प्रेशर से नहीं खेल सकते, हमें वॉल्यूम से खेलना आना चाहिए। और वो खेल ये कहता है कि अगर प्रेशर बाहर ज्यादा है, अगर प्रेशर बाहर ज्यादा है और अंदर कम है, तो बताओ क्या होगा? मूवमेंट कैसा होगा? आउटसाइड टू इनसाइड। मूवमेंट आउटसाइड टू या आउटर टू इनर होगा, बाहर से चीजें अंदर आनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हम प्रेशर से अगर नहीं कंट्रोल कर सकते तो हम किसे करेंगे? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम क्या कर देंगे? अगर हमें बाहर से चीजों को अंदर बुलाना है तो वॉल्यूम को क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे, वॉल्यूम को ज्यादा करेंगे। ठीक है? कहां? अंदर वॉल्यूम को ज्यादा करेंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? प्रेशर अगर बाहर ज्यादा है तो वॉल्यूम को अंदर ज्यादा कर दो। बस ये एक छोटी सी लाइन होगी जो आपको पूरी कहानी में हेल्प करती रहेगी। अब देखते हैं भैया, चलो ठीक है, ये तो थोड़ी बात केमिस्ट्री की बता दी आपने, ये एक जनरल साइंस की बात बताई मैंने आपको। ये तो बायोलॉजी अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ हमारा, तो चलो अब बायोलॉजी पे आते हैं बेटा। देखो अब हम बात करते हैं अपने फेफड़े के हिस्से की बात करते हैं, अपने लंग्स की बात करते हैं। देखिए तो लंग्स की कहानी में आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले एक डायग्रामेटिकली रफ डायग्राम में समझाता हूं। ये बच्चा हमारे बीच में स्टर्नम लगा हुआ है, हमारे एकदम रीढ़ की बीच में जो रिब्स होती है, रिब्स के बीचों बीच एक हड्डी होती है, इस हड्डी को हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। ठीक है? जो हमारे एकदम सीने के बीचों बीच लगा हुआ रहता है। ठीक है? इससे जुड़ा होता है हमारा यहाँ पे रिब। क्या जुड़ा होता है बच्चा? हमारा रिब। इस तरीके से रिब जो है इससे जुड़ा हुआ रहता है। रिब बताओ कहां से कहां जुड़ता है? स्टर्नम से वर्टिब्रल कॉलम तक। ये सब जानते हैं ना आप लोग? ठीक है बच्चा। उसके बाद पता होना चाहिए आपको कि 1 से लेके 1 2 कितने तक? 7। 1 से लेके 7 तक जो रिब्स होते हैं वो ट्रू होते हैं। वो क्या होते हैं बच्चे? ट्रू। अच्छा ट्रू क्यों बोलते हैं, कोई बताएगा? हाँ क्या? दोनों साइड से जुड़े रहते हैं। क्या आंसर है? दोनों साइड से। और दोनों साइड कौन है? वो दोनों साइड है स्टर्नम, हाँ, एंड वर्टिब्रल कॉलम, दोनों साइड से।
इसलिए इसको बुलाते हैं स्टर्नो वर्टिब्रो रिब्स। क्या बोलते हैं 1 से 7 वाले को? स्टर्नो वर्टिब्रो रिब्स, क्योंकि ये सामने से भी जुड़े हैं और पीछे जाके घूम के कहां जुड़े हुए हैं? सब के सब वर्टिब्रल कॉलम से जाके घूम के जुड़ गया है सब। लेकिन 7वां के बाद जैसे ही 8वां रिब्स आएगा, 8 9th 8 to 10th, ऐसे लिख देता हूं मैं, 8 to 10th, 8 9 10 तीनों, उन्हें हम बोलेंगे फॉल्स। क्या बोलेंगे? फॉल्स रिब्स। अच्छा, पता है फॉल्स क्यों बोलते हैं? स्टर्नम से नहीं जुड़ा होता है, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा रहेगा, लेकिन मान लेते हैं 7वां नंबर है, लेट्स से, वैसे तो काउंट नहीं कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, बस 7वां नंबर है, तो क्या होता है बेटा, 7वां नंबर के बाद 8वां नंबर होगा ना, वो स्टर्नम से ना जुड़ के किससे जुड़ जाएगा? उसी से जुड़ जाएगा। हाँ, मतलब 7वें नंबर वाले से ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसे ये भी ऐसे जुड़ जाएगा, उस पर 8वां भी इससे जुड़ जाएगा, 9वां भी इससे जुड़ जाएगा। तो इसके बाद जो है ये लोग डायरेक्टली स्टर्नम से ना जुड़ के कहां जुड़ जाते हैं? 7th वाले से इस तरीके से आके मर्ज हो जाते हैं। इसलिए 8th 9th 10th को हम क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स बोलते हैं। ठीक है, और ये यहां पे कार्टिलेजिनस जॉइंट बनाते हैं, इसलिए इसको स्टर्नोकॉन्ड्रो रिब्स बुलाते हैं। इस नाम को भी याद रखना। इसको क्या बुलाएंगे बताओ? वर्टिब्रो स्टर्नो रिब्स। इसको क्या बुलाएंगे? स्टर्नोकॉन्ड्रो रिब्स। ये वर्ड समझ में आ रहा है आपको? चलिए, उसके बाद 2 और रिब्स होते हैं बाबू, कौन कौन से? हाँ, 11th और 12th। अब भाई इनकी तो बात ही खत्म करो यार। इनको बुलाते हैं, हाँ, फ्लोटिंग। ये तैर रहे होते हैं, फ्लोटिंग रिब्स हैं, इनकी कहानी अलग है, ये तैर रहे होते हैं। अब ये कैसे तैरते हैं ये ध्यान से सुनिएगा। ये जो फ्लोटिंग वाले होते हैं बच्चा, ये फ्लोटिंग वाले, ये कुछ इस तरीके से होते हैं कि ये स्टर्नम से भी नहीं जुड़े होते हैं, बस वो जुड़े तो वहां से होते हैं वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन यहां पे आके इस तरीके से अटके रहते हैं, तो इनकी जॉइंट कहीं भी नहीं होती। वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहां किसी भी चीज से नहीं जुड़े हुए हैं। डिफरेंस समझना। 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7, 1 to 7, ये मैंने अर्ली बता दिया, कोई नहीं, बाद में नहीं बताऊंगा, कोई बात नहीं, वेस्ट थोड़ी जा रहा है। तो 1 to 7 जो है, बताओ कहां से कहां तक? वर्टिब्रल कॉलम से भी जुड़ा हुआ है एंड स्टर्नम से भी। 8th 9th और 10th सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम एंड 7th रिब्स से, है ना? ठीक है, याद रहेगा। और 10th और 11th बताओ, सॉरी, हाँ, 11th और 12th, 11th एंड 12th ओनली वर्टिब्रल कॉलम से, बस। ये छोटी सी बात है। इसलिए जो 11th और 12th वाले होते हैं वो बहुत सीवियर होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं। अगर किसी इंसान को इस एरिया में हिट कर दो, पंच मार दो, तो चांसेस है कि वो टूट के उसके स्प्लीन, क्योंकि यहाँ पे बाजू में कौन सा एक ऑर्गन होता है? स्प्लीन होता है, उसके अंदर टूट के रप्चर कर सकता है। इसलिए जो ये UFC फाइटर या MMA फाइटर्स वगैरह होते हैं, उनको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप किसी भी सामने वाले फाइटर के इस रीजन में हिट ना करें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा भी हिट का मतलब है ये टूटेगा, क्योंकि लटका हुआ है, झूल रहा है ना हवा में, ये टूटेगा और कहाँ रप्चर हो जाएगा? स्प्लीन में। और स्प्लीन अगर रप्चर हुआ तो उसकी डेथ इंस्टेंट हो जानी है, वो बचेगा नहीं। इसलिए कई रेसलर तो मर भी गए ऐसे तो फाइटिंग के दौरान। चलिए सुनिए, अब हम वापस अपने इस टॉपिक पे आते हैं। तो बेटा देखो क्या क्या हमारे पास। सबसे पहली चीज, हमारे पास सबसे फ्रंट पे क्या लगा हुआ है बताओ? सबसे फ्रंट पे है स्टर्नम। सबसे फ्रंट पे हमारे पास स्टर्नम। अब मैं दिखाता हूं आपको कैसे ये वॉल्यूम का खेल कैसे खेला जाएगा, देखिएगा। तो सबसे आगे हमारे पास है स्टर्नम, स्टर्नम, ये सबसे फ्रंट पे। उसके बाद बताओ क्या है हमारे पास? रिब केज। ये सब क्या है हमारे पास? ये हमारे रिब्स हैं, इन्हें हम रिब्स बोलते हैं। अच्छा, पीछे दिख नहीं रहा है, वैसे पीछे मान लेते हैं हमारे पास क्या, ये सब खंड खंड बना होगा पीछे के साइड में। ये क्या है हमारे पास? वर्टिब्रल कॉलम्स। ठीक है, ये जस्ट पीछे के साइड में है, तो ये हमारे पास हो गया वर्टिब्रल कॉलम। और इसी के नीचे एक चादर जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको यहां पे, और उसे अपन बोलेंगे डायाफ्राम। ठीक है, जस्ट नीचे होगा, तो इसे बुलाएंगे बच्चा डायाफ्राम। डायाफ्राम, ये हो गया हमारा डायाफ्राम, जस्ट नीचे। ठीक है, उसी के बाद एक चीज और समझाना है मुझे आपको। ठीक है, देखो, 2 रिब्स के बीच में एक टाइप का मसल्स होता है, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं कोस्टल मसल। क्या बुलाते हैं? कोस्टल। ये 2 रिब के जस्ट बीच में होते हैं। आप देखो बेटा, आपके जो रिब्स है ना, आप अगर उंगली डालोगे रिब्स में तो ऐसा नहीं कि फेफड़े तक पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि बीच में कोस्टल मसल है, वरना रिब में इतना स्पेस है कि एक छोटी वाली उंगली घुस जाएगा। सोचो अगर ये कोस्टल मसल नहीं होता, कभी किसी इंसान ने यूं मारा तो सीधे अटैक कहां हो जाए आपके फेफड़े में। सोचो तो अच्छा, हार्ट तो चलो बच जाता है स्टर्नम की वजह से, लेकिन फेफड़ा तो चुभ जाता ना सीधे, है? फेफड़ा कहता है अरे भाई कहाँ आ गया एकदम से, है? ठीक है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? कोस्टल मसल्स। क्या होता है बच्चा बताओ? कोस्टल मसल्स। अच्छा, कोस्टल मसल भी 2 प्रकार के होते हैं, हाँ, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, ये सबके ऊपर कवर होगा, तो मैं सबको इतना कवर नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप बस फील कर लें यहाँ पे ना, सबके ऊपर कवर्ड होगा। इसे बोलते हैं कोस्टल मसल्स। ठीक है, कोस्टल। कोस्टल वर्ड का मतलब कोई बताएगा? रिब केज की इस बोन को कोस्टल बोलते हैं। जैसे हो गया ना हाई, इसको लिख देते हैं कोस्टल बोन बोलते हैं इसको,
कोस्टल बोन। तो कोस्टल बोन के बीच में जो मसल है उसे कौन सा मसल बोलोगे? कोस्टल मसल बोलोगे। तो ये हो गया हमारे पास कोस्टल मसल। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये दो डिफरेंट कोस्टल बोन के बीच का मसल्स है? इसलिए यहां पे वर्ड क्या यूज करोगे? इंटर। क्या वर्ड यूज करोगे? इंटर। इसलिए नाम क्या हो गया? इंटरकोस्टल मसल। अब इस बात का मतलब समझेंगे। दो बात आपको बार बार साइंस में मिलता होगा, इंटर, इंट्रा। इंट्रा वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो ये गलती हो गया ना, इंट्रा का मतलब इन बिटवीन नहीं होता। इंट्रा वर्ड का मतलब होता है सेम। इंट्रा मतलब होता है सेम, और इंटर वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां भी मैंने एक वर्ड यूज किया है इंटरकोस्टल मसल। एक क्वेश्चन आया था, मैं बताता हूं आपको, बच्चों ने बहुत गलती करा था उसमें, अभी मुझे याद आया इसी वर्ड पे। देखो ये छोटा सा वर्ड कितना गलत कराता है लोगों को। सुनो, क्वेश्चन ये था कि हार्मोन इज नॉन न्यूट्रिएंट कंपोनेंट। ये बात सही है या गलत है? हार्मोन हमारे बॉडी का नॉन न्यूट्रिएंट कंपोनेंट। ये बात सही है गलत है? सही है। हमें हार्मोन से ताकत थोड़ी नहीं मिलता है यार, तो न्यूट्रिशन थोड़ी मिलता है, तो ये बात सही है। हार्मोन जो है वो ट्रेस अमाउंट में बॉडी में पाया जाता है। सही है, हमारा बॉडी में हार्मोन जो है बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है। हार्मोन जो है वो इंटर मैसेंजर हार्मोन होता है, मतलब इंटर मैसेंजर कंपोनेंट होता है। ये बात सही है गलत है? इंटर या इंट्रा क्या होगा? इंटर होगा, बिल्कुल इंटर होगा। इंटर का मतलब है एक सेल से निकल के दूसरे सेल पे काम करना, दैट इज कॉल्ड इंटर। मेरी बात समझे नहीं समझे? जैसे किसी इंसान ने, जैसे इस बालक ने, ठीक है, इसको किसी से मिलना है, ठीक है, इसने किसी को मिलने बुलाया था, ठीक है, बोला आ जाओ मिलने, ठीक है। अब जो भी थी, ये इसकी अपनी कहानी है, मुझे नहीं पता किसको बुलाया तुमने, ठीक है। मुस्कुरा तो रहा है, ऐसा समझ लो किसी और को बुलाया था इसने, बट ठीक है, बुलाया भाई, उम्र है, अभी नहीं बुलाएगा तो कब बुलाएगा, है ठीक है, बुढ़ापा में थोड़ी बुलाएगा नाती पोता के साथ थोड़ी जगह मिलने ठीक है। तो मान लेते हैं, क्या नाम है बाबू आपका? संदीप। बुरा तो नहीं लग रहा बेटा? क्या हो गया, सच्चाई में बुरा क्या मानना बेटा, है ना कोई ठीक है। तो अपने संदीप भाई ने किसी को मिलाया, अपने मिलने बुलाया, यही एमजेके कॉलेज के पास, ठीक है। वो आया, वो व्यक्ति नहीं आया, नहीं आई, ठीक है ना, अपना संदीप भाई बुलाया, किसी को मिलने आई, ठीक है। संदीप से रहा नहीं गया, इसके अंदर का ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन एकदम पीक पे था, बहुत टाइम बाद मिले हैं, ठीक है। संदीप भाई का नीट निकल गया था, बहुत खुश थे, एकदम ब्लश करते करते, दौड़ते दौड़ते, वही शाहरुख खान स्टाइल में स्लो मोशन में आ गया, मैं सिमरन करते करते गए सामने और जाके प्यारा सा एक हक किया, ठीक है, बहुत प्यारा सा, क्यूट सा, स्वीट सा, है ना, ठीक हो ठीक है। जैसे ही प्यारा सा हग हुआ, उस दौरान में क्या हुआ, दो बॉडी के बीच एक स्पेशल काइंड ऑफ हार्मोन रिलीज हुआ दोनों बॉडी में, क्योंकि वो फीलिंग तो दोनों के अंदर आई। अब ऐसा तो नहीं इसने हग किया, उसने अरे यार हटना, नहा के नहीं आया, ऐसा थोड़ी करा होगा उसने क्या एक्चुअली में यही हुआ था ठीक है, तो ऐसा नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो उन्होंने भी काफी अच्छा सपोर्ट किया। तो ऐसे टाइप के बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटर बोलते हैं। अच्छा, इंटर हमेशा दो डिफरेंट के बीच में होता है, सेम के बीच में नहीं। कभी आपने देखा आप खुद कोई गले लगा लेते हो? ऐसे नहीं होता है, कोई सेल्फ ऑब्सेस टाइप, नहीं हम तो खुद से ही प्यार करते हैं भाई, वो होते हैं कुछ लोग, है ना। तू भी ऐसा ही है, नहीं है ना अच्छा, खुद के लिए समय नहीं है, बाकी समय नहीं है, दोनों के लिए समय नहीं है। अच्छा अच्छा, समझ गया, ठीक है। तो यहां पे ये बात होगी डिफरेंट की, ठीक है, आप डिफरेंट की बात करते हो। सेम का मतलब क्या है कि आप खुद के, मतलब आपने किसी को थप्पड़ मारा, दैट इज कॉल्ड इंटर, खुद को मारा, दैट इज कॉल्ड इंट्रा। ये थोड़ी फील वाली चीज थी। तो देखो बेटा, यहां पे एक कोस्टल मसल था भैया, यहां पे भी एक कोस्टल मसल था, तो सॉरी बोन था, एक बोन यहां और एक बोन यहां, दोनों बोन के भैया बीच में इस मसल्स की बात हुई है, इसलिए शब्द क्या आएगा आपका? इंटरकोस्टल मसल। अगर ये एक ही पे होता तो आता है इंट्रा कोस्टल मसल। अब इसका ट्रिक भी याद कर लो, इंट्रा वर्ड में क्या आ रहा है, देखो ए आ रहा है, और सेम वर्ड में भी क्या आ रहा है, डिफरेंट वर्ड में ए नहीं आता, और इंट्रा वर्ड में भी ए नहीं आता। तो यह आज से याद रहेगा, इंट्रा सेम और इंटर वाला फिर डिफरेंट हो जाएगा, ऐसे याद कर लोगे आप लोग, ठीक है बच्चा। चलिए, तो ये हो गया। तो अब सवाल उठता है, भैया आपने अभी जस्ट कहा कि प्रेशर से हम नहीं खेल सकते, हम मान लिया आपकी बात को, फिर आपने कहा कि हम वॉल्यूम से खेल लेते हैं, हम इस बात को भी मान रहे हैं, लेकिन फिर ये तो बताओ भैया, ये वॉल्यूम से खेल होता कैसे है? तो वॉल्यूम से खेलने में हमें 4 तरह के जो है हमारे बॉडी के पार्ट सपोर्ट करते हैं। पहला स्टर्नम, पहला कौन सा? स्टर्नम, पहला सपोर्ट कौन करता है? स्टर्नम।
दूसरा करता है बच्चा रिब। कौन करता है? रिब। तीसरा करता है वर्टिब्रल कॉलम, और चौथा करता है इंटरकोस्टल मसल, और सॉरी पांचवा भी है, एक आखिरी, वो कौन है? डायफ्राम। ये वो 5 लोग हैं जो एक साथ मिलके आपके बॉडी के अंदर आपका रेस्पिरेशन संभव करा पाते हैं। अगर इनमें से कुछ भी डिस्टर्ब हो गया तो सीधे इफेक्ट कहां दिखेगा? आपके रेस्पिरेशन और उसके रेट के ऊपर इफेक्ट दिखेगा, उसके आपके कहते हैं ना चेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? अब आते हैं कुछ टेक्निकल साइंटिफिक टर्म्स के ऊपर, जैसे डोर्सल वर्ड, पहली बार तो नहीं सुना आपने, बहुत पहले भी सुना होगा। डोर्सल, वेंट्रल, लेटरल, सुना है ना? एंटीरियर, पोस्टीरियर, सब सुना आपने। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, डोर्सल का मतलब बैक साइड बस, और वेंट्रल का मतलब फ्रंट साइड। अच्छा, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इसके हिसाब से भी आपको एक ट्रिक बता देता हूं, याद रहेगा। डोर्सल का मतलब बैक, ये कैसे याद करोगे देखो, और वेंट्रल का मतलब होता है फ्रंट, वेंट्रल का मतलब होता है फ्रंट। थोड़ा अल्फाबेट का ही खेल है यहां भी, देखो ABCD आता है ना। अब बताओ डी जो है वो किसके करीब होता है? किसके साथ आसपास? बी। अरे भाई ABCD में बी के बाद तुरंत डी आ जाता है सी के बीच में होने के, तो मतलब डोर्सल वाला बी के बहुत करीब रहेगा, इसलिए डोर्सल हमेशा क्या याद रखोगे? बैक। तो बाकी वेंट्रल क्या हो जाएगा? फ्रंट। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप भी खुद नोटिस करके याद कर सकते हो। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको एक बात, कभी कभी एग्जाम में इतना प्रेशर होता है ना, इस लोड होता है ना, ये छोटी सी फुद्दू चीजें भी उस टाइम में भाई कंफ्यूज करा देती है, गलत हो जाता है। आपको उस समय ये भी नहीं याद है कि डोर्सल का मतलब पीछे होता था और वेंट्रल मतलब आगे होता था। तो ऐसे सिचुएशंस ना बने, इसलिए ये चीजें भी याद करके चला करो अपने लिए, थोड़े से कहते हैं ना स्टेफनी टाइप में लेके चलो। ये हो गया। दूसरा होता है बेटा एंटीरियर और होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर वर्ड का मतलब ऊपर और पोस्टीरियर का मतलब नीचे। अब इसको भी याद कर सकते हो, ए हमेशा अल्फाबेट में ऊपर की तरफ आता है और पी हमेशा पीछे या नीचे की तरफ आता है। तो एंटीरियर मतलब ऊपर और पोस्टीरियर का मतलब नीचे। और अब हम बात करते हैं लेटरल। लेटरल का मतलब होता है लेफ्ट राइट मतलब साइड, लेफ्ट राइट मतलब साइड। तो आगे पीछे डोर्सल वेंट्रल, ऊपर नीचे एंटीरियर पोस्टीरियर, साइड में लेटरल। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए। मतलब अगर भैया आपने ये कहा यहां वॉल्यूम का खेल हो रहा है, तो ये वॉल्यूम का खेल सिर्फ इधर से ही नहीं हो रहा होगा, ऊपर नीचे से भी हो रहा होगा। तो आमने सामने डोर्सल वेंट्रल, साइड साइड लेटरल, ऊपर एंटीरियर, नीचे पोस्टीरियर। तो ये सब खेल हो रहा है, तभी जाके वॉल्यूम में चेंजेस आ रहा है। और अगर वॉल्यूम बदल रहा है तो प्रेशर भी बदल रहा है, और अगर प्रेशर बदल रहा है तभी संभवतः आप सांस ले पा रहे हो और सांस छोड़ पा रहे हो, नहीं तो आप कभी ना सांस ले पाते और ना सांस छोड़ पाते। इसलिए सांस लेना हमेशा एक एक्टिव प्रोसेस होता है, क्योंकि सांस जब ले रहे हो ना तो इतने सारे ड्रामे हैं भाई बॉडी के अंदर, छोड़ना तो आसान काम है। आपने एक बार जो काम कर लिया एफर्ट से, वो तो अपने आप रिजल्ट दे देगा, तो कुछ करना ही नहीं है। अरे एक बात, आपका नीट निकल जाएगा तो इस तरह का प्रिपरेशन तो जीवन में दोबारा नहीं करोगे ना। नहीं, बिल्कुल सही बात है, इससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। बट ये जो होता है कैरियर का टेंशन, सेटलमेंट का टेंशन, कहीं अस्थायी स्थिरता, वो तो अब नहीं करनी पड़ेगी ना। अब ये रहेगा कि हाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट या MBBS के अंदर आपके जो सेमेस्टर गैप एग्जाम है वो सब रहेगा। अरे दुनिया आपको डॉक्टर मान लेगी यार, वो छोड़ना तू वहां जाके क्या करता है, फेल हो गया पास हो गया। कभी तुमने किसी MBBS वाले से पूछा है कि भाई तूने फेल किया अपने सेमेस्टर में पास हुआ? नहीं पूछता भाई कोई। कितने प्रॉप में बैक लगे होते हैं, सोचो नीट का टॉपर का कितना बैक लगा के बैठा रहता है वहां पे। तो ये कहने वाली बात होती है भाई। इसलिए आपका नीट निकल गया, आपको देखो आधा काम तो आप समाज को दिखाने के लिए करते हो, सही बता रहा हूं, और आधा ही काम अपने लिए करते हो, और 80% तो काम समाज को दिखाने के लिए किया जाता है, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो। 20% सेल्फ। आप में तो कितने बच्चे होंगे जिनको सच में नीट करने का इच्छा नहीं होगा, खाली देखते हैं सोसाइटी की डिमांड है, माँ बाप की इच्छाएं हैं, उनके सब बचपन के सपने हैं। हाँ पैसे का डिमांड है, पैसा बहुत है, चलो कर लेते हैं। बहुतों का इच्छा तो बचपन में कुछ और करने का होगा, धीरे धीरे जिम्मेदारी आई, घर पे प्रेशर आया, माँ बाप के इरादे देखे, माँ बाप के मकसद देखे, अड़ोसी पड़ोसी का ताना सुना, नहीं इसके बच्चे ने कर लिया तू क्यों नहीं कर सकता, तुमने भी ले लिया अब तो मैं करके दिखाऊंगा। अरे भाई आधे काम तो प्रेशर में करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बात होती है, तो इसलिए इसका निकालने का मतलब तुम डॉक्टर घोषित हो जाओगे, तुम्हारे पंचायत गांव तुम्हारे अगल बगल के एरिया में सब कुछ गएगा अब वो डॉक्टर बन गई। ओकरा बाद ओकरा साथ का होता का नहीं होता कोई दोबारा पूछे नहीं आवत, खत्म, डॉक्टर बन गए तुम। अब वहां पे तुम चाहे चूल्हा जलाओ या चाहे थी करो। आप बताते हैं जिसका आर्मी में बहाली हो जाता है ना बेटा, उसको लोग क्या बोलता है, सेना में चला गया। आपको पता है सेना में भी अलग अलग काम होता है। मेरे एक रिलेटिव है, वो सेना में गए, वो रिटायर्ड होकर आके मैंने पूछा आपने सेना में क्या किया, क्या उपलब्धि थी। वो आज भी पेंशनर है, कहते मैं सेना में जाके जूता साफ करता था अपने सीनियर्स का। सोचो, तो सेना में उनकी बहाली जूता और बर्तन धोने के लिए और खाना बनाने के लिए की गई थी, क्योंकि वहां रिक्वायरमेंट थी।
लेकिन उन्होंने एक बात और बोली कि हम सेना में, हमें ऐसा नहीं कि हमें ये काम दिया गया तो हम वही करते हैं, कल को अगर लड़ाई लग जाती है और सेना की आवश्यकता होती है तो हम भी उसमें जाएंगे। एक इसका उदाहरण था बॉर्डर मूवी, अगर आपने बॉर्डर मूवी देखा होगा, उसमें एक सीन था, एक बूढ़े बूढ़े से होते हैं, हाँ वो कुक होते हैं, लेकिन एंड में लड़ाई में वो भी घुस जाते हैं। तो ये होता है इनके अंदर। तो आप वहां पे जाए क्या कर रहे हो, उसे किसी को कोई मतलब नहीं, डॉक्टर हो ना गए, बस अपने अगल बगल में डिग्री ABCD DB LB कुछ भी लगा देना। अरे एक MBBS लिख देना, उसके बगल में ABC DB ली, ऐसे कुछ भी अल्फाबेट लिख देना। ओ भाई साहब कुछ खतरनाक सा डिग्री ऐसे ना, कोई खतरनाक डॉक्टर होगा ये, कोई नहीं पूछता। MBBS के बाद वाले लाइन को कोई नहीं पूछता भाई, मैंने नहीं देखा किसी को पूछते हुए। ये तो समझ जाते हैं यह डॉक्टर है, उसके बाद लगा दो ABC, कुछ भी, ABC देहरादून, DBC पटना। अब पटना में क्या DBC और देहरादून में कौन ABC, नहीं फर्क पड़ता भाई किसी को। हाँ, नहीं वो तो लगाने के लिए बेटा वो थोड़ा सा औकात चाहिए ना, MSMD बहुत लेवल हो गया, बट हाई सबका नहीं पता होता भाई मेरे को भी, ठीक है ना। चलो ओके, तो यहां पे इस बात पे वापस आते हैं बेटा टॉपिक के ऊपर, ठीक है। देखिए तो ये डॉर्सल वेंट्रल क्लियर हो गया, एंटीरियर पोस्टीरियर क्लियर हो गया, यहां लिख देता हूं मैं A और यहां लिखता हूं P, AP डिल्नो, ठीक है, ये वो AP हो गया। लेटरल वाला कौन सा है हमारे पास, रिब्स है, और फ्रंट वाला कौन सा है, वेंट्रल, और बैक वाला कौन सा है, डॉर्सल। अरे क्लियर हो गई बात। चलिए बेटा अब मैं आगे एक चीज और समझाता हूं आपको, छोटी सी बात है, देखिएगा। अब क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। सबसे बड़ा रोल जो है ना बेटा, सबसे बड़ा रोल यहां पे किसका खेल होता है, डायफ्राम का, सबसे बड़ा खेल। अगर डायफ्राम किसी इंसान का किसी वजह से अफेक्ट हो जाएगा तो वो इंसान कभी अपने से तो सांस नहीं ले पाएगा, उसको मशीने से सांस दिलवाया जाएगा, क्योंकि वही वो पार्ट है जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम का खेल खेलता है। बस दिमाग में एक चीज रखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में बस एक चीज रखो, क्या, वॉल्यूम से खेलना, बस। और ये खेल से खेलना है तो डायफ्राम से भाई अच्छी खासी आपको संबंध बनाकर रखना पड़ेगा। अब कैसे, देखो मान लेते हैं अभी जो मेरे फेफड़ा दिखाया आपको, ये रेस्ट स्टेज में है, एकदम शांति है, कोई हरकत नहीं हो रही इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अभी आपको सांस लेना है, सांस अगर लेना है तो बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर कम हो गया, तो सांस अंदर आने लगेगा, लेकिन उसके लिए पहले अंदर वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो अभी ये कौन से शेप में है बाबू, डोम शेप। कौन सा शेप में है, डोम शेप। डोम शेप का मतलब कर्व, यूं वाला कर्व है ना, ये वाला कर्व क्या होता है, डोम। अब अगर आपको इसमें वॉल्यूम बढ़ाना है तो आपको इन सबको खींच के ना बड़ा करना पड़ेगा। मतलब मैंने इस बोर्ड को ना सिर्फ, जैसे देखो ये मैंने यहां से एरिया लिया, मान लेते ये एरिया यहां से स्टार्ट हुआ और ये एरिया यहां के खत्म हो गया, तो ये पर्टिकुलर एरिया है। और आप वॉल्यूम के बारे में अच्छे जानते हो, वॉल्यूम होता क्या है, एरिया इंटू लेंथ। अरे यार यही तो वॉल्यूम होता है, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, मीटर क्यूब बन गया वॉल्यूम, ठीक है। तो भाई एरिया भी बढ़ाना है और लेंथ भी बढ़ाना है, अगर दोनों ही बढ़ जाए या कोई भी एक वैल्यू बढ़ जाए, सीधे कौन बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो कैसे बढ़ाएंगे भैया, तो इस जो ये डोम बना है ना, इसको सीधा फ्लैट कर दो। अगर फ्लैट कर दिए तो ये कुछ अब इस तरह से नजर आना स्टार्ट हो जाएगा आपको, देखो जरा, अब ये आपको कुछ इस तरीके से फ्लैट दिख जाएगा। तो क्या आपको ये पर्टिकुलर एरिया दिख गया बढ़ते हुए, यहां से यहां तक बढ़ गया। इसलिए जब डोम शेप होता है डायफ्राम तो हमेशा याद रखना वॉल्यूम घटा हुआ रहता है, लेकिन जैसे फ्लैट हो गया वॉल्यूम बढ़ गया। तो फ्लैट का अर्थ क्या है, आपने थोड़ा सा एरिया बढ़ा दिया है, थोड़ा भी अर्थ बढ़ा ना, उससे क्या मतलब है कितना बढ़ा नहीं बढ़ा, बढ़ा ना, बस। अब देखो ये बढ़ाया, अगर मैं ये कहूं ये ये बढ़ रहा है घट रहा है कैसे, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, भाई ऊपर नीचे ना बढ़ रहा है। अब साइड का खेल कौन खेलेगा, तो साइड का खेल खेलता आपका रिब केज और इंटरकोस्टल मसल। नहीं समझे, साइड का खेल कौन खेलेगा, रिब केज और इंटरकोस्टल मसल। अब अगर ये लोग ब्रॉड होने स्टार्ट हो जाएंगे, चौड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या ये पूरे फेफड़े आपके फूल जाएंगे, क्या पूरा रिब केज आपका सूज जाएगा, मतलब आई मीन फूल जाएगा, और अगर फूल जाएगा तो ज्यादा एयर इसके अंदर क्या हो जाएगा, एकदम से घुस जाना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं समझे, तो डायफ्राम भी खेल खेल गया अपना, आपका ये इंटरकोस्टल मसल भी खेल गया, रिब भी खेल गया, और देखो ये आपका कौन, स्टर्नम और ये रिब, ये सब क्या हो जाएंगे, ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएंगे, सब अपवर्ड मूवमेंट करेंगे, मतलब सब मिलके एकदम से आपके वॉल्यूम को बढ़ा देंगे। ये मैंने अभी बस समझाया, अब लिखवा दूंगा सारी बातें, बट ये समझ आया कि नहीं आया बताओ। मैकेनिज्म आपको अभी तक जितनी बातें बताई उसमें से क्या 80% समझ में आ गया, काफी है। अब थोड़ा थोड़ा फील आ रहा होगा हाँ कैसे ये खेल हो रहा है ना। चलो अब एक काम करो, इसको कॉपी करो, पहले कॉपी कर लो, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। इसको एक अलग टॉपिक में करना, क्योंकि ये बच्चों का बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिएगा, हाँ तो अब कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक की कहानी मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ आ गई है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए तो बच्चा अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में कौन सा, तो नॉर्मल।
अच्छा, हमने आपको पहले बता रखा है कि रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग दो तरीके से हो सकता है, एक नॉर्मल और दूसरा क्या, फोर्सफुल, है ना, जबरदस्ती और एक प्यार से। तो फिलहाल हम बात करते हैं प्यार से। प्यार से सांसें ले रहे हैं आप, नॉर्मली एकदम चिल, कोई टेंशन नहीं लाइफ में, है ना, नॉर्मल। तो जब नॉर्मल सांस लोगे तो क्या होगा, सारी बॉडी की एक्टिविटी नॉर्मल होगी, कोई भी एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट किसी चीज का नहीं होगा। तो अगर आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो तो इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, नॉर्मली इंस्पिरेशन है, नॉर्मली सांस ले रहे हैं आप। तो नॉर्मली जब अगर सांस ले रहे हैं तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, सबसे पहले बताइए, ये एक्टिव सांस, चाहे आप नॉर्मली लो या फोर्सफुली लो, अगर ले रहे हो तो वो प्रोसेस एक्टिव होता है। पहली बात तो मैं यहां पे क्वेश्चन के लिए पॉइंट लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो लिख देना। उसके बाद एक्सपायरेशन की अगर मैं बात करूं तो एक्सपायरेशन कभी भी एक्टिव प्रोसेस नहीं होता, वो हमेशा पैसिव प्रोसेस होता है बाबू, पैसिव प्रोसेस। ठीक है, पैसिव का मतलब जिसमें आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैं लिख देता हूं, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि शायद ये क्या नया चीज है, तो लिख देता हूं एनर्जी इन्वॉल्व है, इन्वॉल्वमेंट है, और यहां पे एनर्जी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एनर्जी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात देखिएगा, हाँ, अब अगर मैं कहता हूं फोर्सफुल कंडीशन है मेरे पास, फोर्सफुल कंडीशन, तो फोर्सफुल कंडीशन में अगर आप इंस्पायरेशन कर रहे हो तो बताओ एक्टिव है या पैसिव है, बोलो एक्टिव, क्योंकि इंस्पायरेशन हमेशा कौन सा प्रोसेस होता है, एक्टिव होता है। अब मुझे वो बताएं, एक्सपायरेशन फोर्सफुली कर रहे हो तो बिल्कुल कौन सा होगा, पैसिव, हाँ बिल्कुल पैसिव। एक्टिव, ध्यान से यही वाली बात जो थी वो नोट करने वाली होती है। आप सबको लगता है कि एक्सपायरेशन हमेशा एक पैसिव प्रोसेस है, बचपन से लगता आ रहा है, लेकिन वो तभी पैसिव है जब वो नॉर्मल होगा। अगर वो फोर्सफुल है तो एक्सपायरेशन फोर्सफुली कभी पैसिव नहीं हो सकता, क्योंकि आप अगर फोर्सफुल सांस छोड़ रहे हो तो उसमें दो और आपके मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं एक्स्ट्रा। कौन कौन, एब्डोमिनल, सबसे पहला तो, सबसे पहला एब्डोमिनल, सबसे पहला। अब तक तो एब्डोमिनल का कहीं रोल नहीं था, अभी तक देखा आपने पेट की बात कहां की, हमने छाती की बात करी, हमने स्टर्नम की बात करी, हमने रिब की बात करी, हमने जो है डायफ्राम की बात करी, हमने एब्डोमेन की बात नहीं करी। लेकिन अगर आप जबरदस्ती सांस छोड़ोगे ना तो आपके पेट के मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए आप देखते होगे एब्स का जब एक्सरसाइज करते हैं, एब्डोमिनल, एब्स का मतलब होता है एब्डोमिनल मसल्स, जब आप उसका एक्सरसाइज करते हो तो आप देखते हो कि सांस हमेशा छोड़ने को कहा जाता है। यार अभी आपने सांस छोड़ो, चलो फोर्सफुली सांस छोड़ो और पेट पे हाथ रखो और तब छोड़ो, आपको तो पेट पे फील आएगा, छोड़ना है, टाइट हो जाएंगे, आपके बिस्किट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर ये बिस्किट्स दिखेंगे तो फील तो जरूर होंगे, अरे बिस्किट्स, बिस्किट मतलब अच्छा फैमिली पैक है, मतलब आपके एब्डोमिनल मसल्स, एब्स को बिस्किट्स बोलते हैं, तो आप यहां फील कर पाओगे प्रॉपर। ठीक है, तो कहने का अर्थ है जब आप जबरदस्ती सांस छोड़ते हैं तो आपके एब्डोमिनल मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ कौन होता है, अच्छा वो बताना भूल गया मैं, अभी बता देता हूं। कोस्टल मसल्स भैया दो प्रकार के होते हैं, कोस्टल मसल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, और एक होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है बाबू, समझिएगा, एक इंटरनल वाला होता है और दूसरा एक्सटर्नल वाला होता है। ठीक है, एक इंटरनल और दूसरा कौन सा है, एक्सटर्नल है। ध्यान से, एक्सटर्नल हमेशा नॉर्मल में इन्वॉल्व रहता है, किसमें, नॉर्मल में, हमेशा नॉर्मल में, मतलब नॉर्मल सांस लोगे तो भी वो इन्वॉल्व है, नॉर्मली सांस छूटेगा तो भी वो इन्वॉल्व है, चाहे आप फोर्सफुली भी सांस लोगे तो भी वो इन्वॉल्व है। मेरी बात सुनना, क्या क्या बोला मैंने, मतलब इस सिचुएशन में भी कौन सा, एक्सटर्नल वाला इन्वॉल्व है, इसमें भी कौन सा है, एक्सटर्नल है, और इसमें भी कौन सा, एक्सटर्नल है, लेकिन सिर्फ ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन में कौन सा होगा, इंटरनल वाला होगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। याद कर लो प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूं, ठीक है, ध्यान से याद कर लो उसको, क्योंकि उसको भूल नहीं सकते आप, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ये दो बात एनसीईआरटी में इसको अच्छे से नहीं दिया गया है, तो इसको यहीं से आप नोट करेंगे। छोटी सी बात है, ये जितने भी बोर्ड पे लिखी हुई चीजें हैं ये सब के सब आपके नोट पॉइंट हैं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, प्लीज कॉपी करें इसको। चलिए देखिए, तो ये यहां तक की चीजें आपको समझ आ गई होंगी अच्छे से, उम्मीद करते हैं क्लैरिटी अच्छे से हो चुकी होगी यहां तक की बातों को। देखिए यही चीज होता है,
आप चाहे एनसीईआरटी जब पढ़ोगे ना तो एनसीईआरटी में चीज़ें बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कॉम्पैक्ट तरीके से है, बहुत ज़्यादा सिविलाइज या बहुत ज़्यादा सिक्वेंशियल तरीके से नहीं दिया जाता, इसलिए बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ना कठिन लगता है। वरना एनसीईआरटी तो मोर देन एनफ कंटेंट है। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो तो काफ़ी है पढ़ना, बस वही है तरीके से पढ़ना आना चाहिए, सही तरीका और सही सलीका होना चाहिए पढ़ने का, और वो आपको टीचर्स ही गाइड कर सकते हैं जिनको पता होता है कि कैसे आप फॉर्म्स में अरेंज कर सकते हो। अब जैसे पूरी कथा को मैंने इस लाइन में अरेंज कर दिया है, आपको बस इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखिए बाबू, एक बात मैं बता देना चाहता हूं आप लोग को, बहुत ये बात सीरियस नोट में नोट कर लीजिएगा। कंपटीशन की तैयारी बहुत आम तैयारी नहीं होती और बहुत आम बात नहीं है। इसमें सिर्फ आपका अपना ध्यान नहीं है, आपके साथ साथ आपके सोसाइटी, आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, हर किसी का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है। आपको लगता है कि आप तैयारी यहां बैठ के कर रहे हैं तो ये काफी है आपके लिए, अरे आपसे ज्यादा तो दिमाग में टेंशन आपके माँ बाप के, सबसे ज्यादा चुल तो आपके रिश्तेदारों को लगी रहती है, सबसे ज्यादा बेवजह की चुल। ना ही उनको आपके सिलेक्शन से कोई मतलब है और वो चाहते ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो, फिर भी सबसे ज्यादा चुल उनको होती है, सबसे ज्यादा। हाँ, कि आपके परसेंटेज कितने आएंगे, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आपका अगर हो गया तो कितना दुख की पहाड़ उन पे गिरने वाली है, ये सब उनके साथ हो रहा होता है, रिलेटिव्स। लेकिन मैं एक बात बताता हूं बेटा, ऐसे लोगों का होना भी बहुत जरूरी है। अगर समाज में विरोधी और अपोनेंट्स और रिश्तेदार ना हो तो काम करने में मजा नहीं आता। दिखाओगे किसको? आपके तो आपको चाहने वाले तो खुश होंगे आपके काम से, लेकिन हेटर्स ही तो आपको मोटिवेट करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन लीड्स टू ग्रेट वर्क, मतलब ये चीजें आपको फिर बड़ी चीजें बनाती हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसे लोग के होने चाहिए। इसमें एक लाइन है, सारी घटना प्रतिशत पे है, मतलब सारी समाज की जो बातें, आपका जो रिजल्ट है वो सिर्फ किस पे है? परसेंटेज पे है। तो सारी घटना प्रतिशत पे है, सच कितना बोला जाए, और ये गूंगे हमें सिखा रहे हैं कि मुंह कितना खोला जाए। समझ रहे हो इस बात का अर्थ? कि सारी कहानी आपके परसेंटेज पे है और आपको सच कितना बोलना है वो आपको दबाव दे रहा है समाज कि आप सच बोलो, कितना नंबर आया, कब सिलेक्शन हुआ, नहीं हुआ। और ये जो गूंगे जिनको खुद नीट का या फिर कोई एंट्रेंस का कोई ज्ञान नहीं है, ये आपको सिखा रहे हैं कि मुंह इतना खोलो, इतना बंद करो। मेरी बात का अर्थ समझे कि नहीं समझे आप? इसलिए इन हेटर्स का एक ही उपाय है, लेट देम हेट, और हेट करो और जलाओ। पूछे क्या कर रहे हैं, बोलो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बोलो कहां जाते हैं, बोलना पार्ट टाइम कहीं कॉल सेंटर में कॉलिंग करने जाते हैं। मत बोलो कि तैयारी करने आ रहे हो, कभी मत बोलना। पूछो कितना पढ़ाई कर लिए, कुछ नहीं भाई, किताब तो खरीदा ही नहीं है अभी, पता ही नहीं कौन सा एनसीईआरटी खरीदूं, ओल्ड की न्यू, कंफ्यूज भाई, तू बताना यार कौन सा खरीद लेता हूं। ऐसी अंड संड बातें बोला करो। भाई बायोलॉजी में कितना हो गया, भाई अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाला हूं। क्या है, मैं तो बायोलॉजी पूछा। बोला भाई ये भी नहीं मुझे पता कि ऑर्गेनिक बायोलॉजी का है कि केमिस्ट्री का कि फिजिक्स का है। हाँ भाई तूने फॉर्म भर दिया, भाई आया कब था? ऐसी चीजें अंडरस्टैंड एकदम रिवर्सली। तो रिश्तेदार कहे कि हाँ अब आपको वो बोल दे क्या हो गया है, पागल, आपसे बात करना बंद करे, और तुम्हारा उस दिन मकसद कामयाब है। ये तो चाहते थे कि साला हमको पागल समझ ले, अब तुमको समझ जाए ना। ये रिश्तेदारों का चुल होता है बेटा, इसलिए खुश चिल रहा करो, लेट देम इग्नोर, करो हेट, जो करना है करो, ठीक है। बिना हेटर्स के आज तक कोई कामयाब नहीं बना है बाबू, हेटर्स होने बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं हेटर्स तो आपके चाहने वाले से ज्यादा आपके हेटर्स होने चाहिए। विराट कोहली को अगर हेट नहीं किया था तो आपके दोबारा फॉर्म में कैसे आता वो? तो हेटर्स ही तो इंसान को मोटिवेट करता है बेटा। इसलिए आपके, अच्छा ये सिर्फ अच्छी बताओ, सच बात है कि नहीं है? आपके सबके रिश्तेदार आपके घर में ऐसे झांक के देखते नहीं देखते क्या कर रहा है, कितना पढ़ाई कर लिया, करते कि नहीं करते? सबके रिश्तेदार इसी मौका में कि कब आप लटक जाओ, और तब अंदर अंदर वाह पढ़ाओ तो लगन ध्यान 1 लाख रुपया खर्चा करे कोटा में भेजे लगन पढ़े खातिर, हो गई लोटा लेके वाला हुआ हो न गई, कहले रहनी औकात नहीं के तो मत पढ़ाए। समझ रहे हो ना, ऐसी ऐसी बात हम कहले रहनी। और आप अगर कोटा दिल्ली चले जाओ और तब सिलेक्शन ना हो, तब देखो सोसाइटी का ताना। लोग को नहीं लगता है कि सिलेक्शन, भाई सिलेक्शन होना एक मेहनत से ज्यादा लक पे डिपेंड करता है, मैं जहां तक मानता हूं। कोई भी बिल्कुल लक पे बेटा बहुत डिपेंड करता है, इंडिया में भी और ज्यादा, क्योंकि मैं जहां तक मानता हूं बेटा ये चीज ना बहुत बड़ा गहरा समुद्र टाइप का है। इसको सेलेक्ट करने के लिए आपका किस्मत का साथ होना और बहुत ज्यादा साथ होना भी जरूरी है। मैंने देखा है ऐसे ऐसे बच्चों को, ऐसे एस्पिरेंट्स को जो बहुत ज्यादा लेबोरियस होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने वाले होते हैं, लेकिन वो सिलेक्टेड नहीं हो पाते, रुक जाता है उनका सिलेक्शन, किसी वजह से उनका सिलेक्शन जो है वो गिर जाता है किसी कारणवश। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बहुत कम एफर्ट लगाए होते हैं अपनी जिंदगी में और सिलेक्ट हो जाते हैं। अरे ड्रॉपर्स को देखो ना, ड्रॉपर 4 बार 5 बार ड्रॉप लेके भी सिलेक्शन लेता, और ये अपेयरिंग वाला 12वीं के बाद ही सिलेक्शन ले जाता है, तो वो किस्मत है ना उसका। बाकी एफर्ट तो दोनों बराबर का मान रहा है, बस थोड़ा लक उसका साथ चला गया, इसलिए बड़ा किस्मत भी है। लेकिन हाँ, ऊपर वाला कहता है ना, किस्मत के भरोसे बैठ तो नहीं सकते ना, क्या पता किस्मत हमारे भरोसे बैठा हो कि भाई तू कब मेहनत करेगा,
समझ रहे ना, इससे मेहनत करना पड़ेगा आपको। चलिए अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर एंड दैट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का लोचा। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का लोचा, ये समझाता हूं आखिरी टॉपिक। इसके बाद आप इस टॉपिक की को ऐसी की तैसी कर चुके होगे, कुछ भी नहीं बचेगा आपको इसमें समझने लायक। चलिए देखिएगा, अब इस लोचे को क्लियर करते बाबू। देखिए क्या होता है, सुनिए। अब हम बात करते हैं भैया इंस्पायरेशन। भैया सांसें लेनी है अपने को, तो लो ना, मना किसने किया है, लो। तो अगर इंस्पायरेशन ले रहे हैं हम लोग, और आपको पता है ये चीज कौन सा प्रोसेस है बच्चा, एक्टिव है, तो बहुत लोग इसमें मिलकर आपको हेल्प करने वाले हैं। और पहला वो कौन सा वो लोग है, पहला है भैया डायफ्राम। कौन है, डायफ्राम। डायफ्राम क्या करे, चलो साथ साथ मेरे बोलते चलो। डायफ्राम क्या करता है, डोम शेप से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लैट से। तो डोम शेप से फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, लेकिन कौन से एंड में, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। हाँ, ए टू पी, ये ध्यान रखिएगा, ए टू पी, ऊपर से नीचे। और ये जैसे ही होगा हमारी थोरैसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। थोरैसिक वॉल्यूम गेट इंक्रीज्ड। और अगर जैसे ही थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ा, अंदर प्रेशर कम, अंदर प्रेशर कम। और अगर अंदर प्रेशर कम हो गया तो O2 विल गेट एंटर, एंटर इनसाइड द लंग्स। अरे बालक बोलो यार, आसान था, बस एक साइड लेक्चर खत्म कर दिया, कुछ नहीं बचा इसमें, समझ आ गया। अच्छा, ये तो बात डायफ्राम की हो गई। क्या मैं इसी बात को यहां पे लिख सकता हूं, इसमें और कौन कौन से कोऑपरेटिव होंगे, इसको जो कोऑपरेट कर रहे होंगे, बिल्कुल। कौन कौन भैया, इंटर, अच्छा कौन सा, एक्सटर्नल वाला, हाँ, क्योंकि अभी नॉर्मल की बात हो रही है ना, एक्सटर्नल, इंटर, कोस्टल। अच्छा अगर बाबू फोर्सफुल भी होता तो भी, इंस्पिरेशन में अगर फोर्सफुल इंस्पिरेशन भी होता तो भी एक्सटर्नल वाला ही इन्वॉल्व रहता। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होना, चाहे वो फोर्सफुल होता चाहे आपका नॉर्मल, लेकिन क्या होता, इंस्पिरेशन, एक्सपायरेशन नहीं। तो अगर ये चीज होता तो एक्सटर्नल ही इन्वॉल्व रहता, और अगर ये होता है तो भी। अच्छा ये कैसे काम करेगा, डोर्सली और एंड वेंट्रली क्या करेगा, बस एरिया बढ़ाएगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। अरे भाई वही ना बात होगा, एरिया बढ़ाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो प्रेशर घटेगा, तो बस आउटसाइड टू इनसाइड हो जाएगा। नहीं आया क्या समझ, क्लियर है, आसानी समझ में आ गया। इसके अलावा और क्या हरकतें हो सकती हैं, पहली हरकत तो ये हो गई, दूसरी हरकत ये बता दी मैंने, तीसरी हरकत क्या हो सकती है, अरे भाई स्टर्नम और रिब्स, हाँ दोनों लिफ्ट अप हो जाएंगे ऊपर की तरफ। तो स्टर्नम एंड रिब्स मूव्स अपवर्ड, मूव्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे, या यूं कह सकते हो लिफ्ट अप हो जाएंगे, ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएंगे। अरे हाँ या ना समझ आया बोलो, अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बाबू। तो सारे मसल्स हमारे क्लियर हो गए, डायफ्राम भी क्लियर हो गया, रिब्स स्टर्नम क्लियर हो गया, इंटरकोस्टल मसल भी क्लियर हो गया। और कुछ बच रहा है क्या, हाँ हाँ यही तो उसको लिफ्ट करा रहा है ना ऊपर, बिल्कुल। और कुछ बच रहा है हमारा, बताओ ना, अरे यही तो मसल्स थे, और भी कुछ था क्या। अब वर्टिब्रल कॉलम वो क्या बोलोगे, वो तो अपने को फिक्स है ना, उसका क्या ही खास रोल है, बिल्कुल। अच्छा अब आते हैं, एक्सपायरेशन भी कर देते हैं, अगले खत्म कर दो सब, चलो। हाँ एक्सपायरेशन अभी नॉर्मल वाला है तो क्या होगा, अगर एक्सपायरेशन नॉर्मल है तो क्या होगा बाबू, ये कौन सा प्रोसेस है, कौन सा है बताओ, पैसिव है भाई, नॉर्मल वाला है ना। तो इस टाइम पे जो जो काम हुआ था वो सब चेंज। तो पहला चेंज क्या होगा, पहला चेंज आपका डायफ्राम, हाँ फ्लैट से डोम, फ्लैट से डोम शेप में हो जाएगा, गुंबद शेप का डोम शेप हो गया। और क्या बदलाव दिखेगा, अच्छा अगर ये ऐसा हुआ तो वॉल्यूम क्या हो गया अंदर कम, प्रेशर क्या हो गया ज्यादा, तो CO2 मूव्स आउटसाइड। ठीक है, और बताइए इसके साथ साथ इंटर एक्सटर्नल, हाँ इंटर कोस्टल मसल्स क्या करेगा, क्या हो जाएगा, डोर्सली वेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स हो जाएगा ना। अरे यार कॉन्ट्रैक्ट तो अब हुआ था यार, ये वर्ड मैंने लिखना सर भूल गया हूं, बट कंफ्यूज मत होना, इसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बाबू, रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा तो सारी कहानी उल्टा, एरिया फिर से रिड्यूस हो गया, प्रेशर फिर से बढ़ गया, वॉल्यूम घट गया, और वही मूवमेंट अंदर से बाहर, सॉरी हाँ अंदर से बाहर होने लगी। और बताओ क्या बदलाव दिखेगा, और कोई बदलाव दिखेगा क्या। अब भाई यार जो जो लिफ्ट अप हुए थे वो क्या हो जाएंगे,
बस स्टर्नम एंड रिप्स मूव्स डाउनवर्ड। ठीक है, खत्म। अरे क्लियर हुई कि नहीं ये बात? और बताओ, कुछ और बदलाव नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। अगला लास्ट स्लाइड है, बताओ फोर्सफुल के साथ लिख देते हैं, इस कहानी को यहीं खत्म करा जाए बस। फोर्सफुल एक्सपायरेशन बता ही दिया आपको, ये ऐसा काम है जिसमें दो और मसल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। कौन कौन से? हाँ, एब्डोमिनल प्लस इंटरनल, हाँ इंटरकोस्टल मसल, मसल। अच्छा ये क्या करेंगे? अच्छा इंटरनल वाला जो है एक्सटर्नल वाले के अपोजिट काम करता है, जस्ट उल्टा काम करता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे आप लोग, समझ ही गए होगे भाई, हमें सांस को निकालना है ना, तो जस्ट अपोजिट काम करेगा। मैं लिख देता हूं, एक्ट अपोजिट या एंटागोनिस्ट, हाँ अपोजिट टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वाले के जस्ट अपोजिट काम करेगा, ये चीज है ना। बाकी ये चीज याद रखना है, इसके अलावा कुछ और याद करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो एब्डोमेन भी समाप्त, ये भी समाप्त। अच्छा ब्रीदिंग दो टाइप के होते हैं बाबू, ब्रीदिंग कितने टाइप के होते हैं? दो। कौन कौन? ना 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 ना, एब्डोमिनल ब्रीदिंग क्या बोलते हैं इसको? एब्डोमिनल ब्रीदिंग। और दूसरा होता है थोरेसिक ब्रीदिंग। कौन सा? थोरेसिक ब्रीदिंग। थोरेसिक ब्रीदिंग को हम लोग बुलाते हैं एक और नाम से, इंटरकोस्टल मसल्स ब्रीदिंग। ठीक है, और इसको हम लोग बुलाते हैं एक और नाम से डायफ्राम ब्रीदिंग, डायफ्राम ब्रीदिंग। इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ था बहुत पहले, अभी तो रिसेंट एग्जाम्स में बहुत सालों से नहीं आया है, बहुत पहले आया था, इसलिए मैंने एक बार अलग से मेंशन करा दिया है। ये हमारे बॉडी में कितना परसेंट होता है ब्रीदिंग का? 75%। और ये हमारे बॉडी का कितना परसेंट ब्रीदिंग कैरी करता है? 25%। ये भी नोटेड पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। और इसी टॉपिक के साथ समाप्त, खत्म। ठीक है, इसी के साथ आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। और बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे पहले ये तो बताओ यार, स्लाइड कर दूंगा चेंज। क्लियर हुआ? ये मैकेनिज्म सच में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऑनेस्टली किसी को कुछ डाउट रह गया हो कुछ भी बेटा? आप लोग को, आप लोग किसी को? पक्का क्लियर है? चलिए अब स्लाइड चेंज कर देते हैं, आप नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस लगाएंगे। अभी टाइम है ना अपने पास? तो क्या टाइम है? हाँ हाफ एन आवर है अभी हमारे पास। चलो यहां से करना था, यहां से चलिए करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।